नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप्स हमारे रिसेंट में भी स्टार्ट हुए हैं। एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दे रखी है। ठीक, कॉन्टैक्ट करके उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है हाल ही में किस भारतवंशी, ठीक है, यानी कि इंडियन ओरिजिन के किस व्यक्ति को यहाँ पे व्हाइट हाउस फेलोशिप 2023-24 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो व्हाइट हाउस कहाँ पे है? यूएस में। ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस जो है उनका। तो इंडियन अमेरिकन एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कैंसर की बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो इनको मिला है ये व्हाइट हाउस फेलोशिप 2023-24 के ईयर के लिए, या क्लास कह लीजिए इसके लिए। और ये भारत की हैं, मतलब ये जो व्यक्ति हैं कमल मेघराजानी, ऑप्शन डी में देखिए इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जीएसटी सहाय। ठीक है, जो हमारी बेसिकली एमएसएमईज हैं भारत में, तो उनके द्वारा जो कुछ कह लीजिए लोन वगैरह है ना, ग्रांट किया जाता है लोगों को, तो उसके कुछ इनवॉइसिंग से संबंधित एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसका नाम दिया गया है जीएसटी सहाय। इसको नाम को ध्यान रखेंगे। और इसको डेवलप किसने किया है? तो सिडबी ने। वही यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक समानता, यानी कि जितने भी जेंडर के लोग हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक, तो इनमें समानता को आगे बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है क्रिसियो 4 करके शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो क्रिसियो 4 गुड मॉड्यूल लॉन्च किया है। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाइकुन, नाम ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका अनावरण किया है? तो इसको डेवलप किया है जो है ताइवान ने। ऑप्शन बी को चुनेंगे। ठीक, इंडियन जैसे सबमरीन्स के आप नाम पढ़ते हैं ना, कौन कौन से इंडिया में सबमरीन, जैसे आईएनएस कलवरी, वेला है ना, सिंधु रत्ना, ये सब जो हमारी जैसे इंडिजिनस है, तो वैसे ही यहाँ पे हाइकुन नाम से इन्होंने डेवलप किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो मार्च 2023 में एक पार्लियामेंट्री रिप्लाई आया था पुरुषोत्तम रूपाला, एक जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज के, उनके द्वारा। तो उसमें बताया गया था कि जो हमारा भारत का रैंकिंग है फिश प्रोडक्शन में, वो 3rd है विश्व में, और ये ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है 8% का। और अगर हम जैसे 2021-22 के उसमें फाइनेंशियल ईयर में देखें कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कितने मिलियन टन्स में था, तो हालांकि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन 16.24%, सॉरी 24 मिलियन टन्स। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन था फिशरीज का। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। हाल ही में इसमें से किस देश ने होना चाहिए था? ठीक है, तो एनीवेज, तो इन्होंने उस देश के संविधान में खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया है। तो अभी रिसेंटली जो है नॉर्थ कोरिया ने कुछ जो कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं जिसमें इन्होंने न्यूक्लियर पावर को यूज़ करने के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है। तो थोड़ा इस इवेंट को डिटेल में देखिएगा। ऑप्शन फिलहाल बी को चुनते हैं। हाल ही में संग्राम सिंह स्वच्छ भारत अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इनका प्रोफेशन पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मर ये एक रेसलर रहे थे। ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। ठीक है, इनको जो है उसमें टोबैको फ्री इंडिया इनिशिएटिव और अभी ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इन दोनों के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने विश्व के 8वें महाद्वीप का मैप जारी किया है और इसको क्या नाम दिया गया है ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि लगभग 375 ईयर्स
पुरानी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक कॉन्टिनेंट के बारे में हमें नहीं थी, तो अब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। और इसमें ये बताया गया है कि जीलैंडिया नामक एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, जो कि बिलो वाटर है मोस्टली, है ना। और ये जो न्यूजीलैंड का देश आप देखते हैं ना, जो मतलब उनका पूरा टेरिटोरियल एरिया है, लगभग उतना बड़ा क्षेत्र है इसका, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। अब पूछा गया है ज्योतिबा फुले इसमें से किससे संबंधित थे, इनका एसोसिएशन किस सब्जेक्ट से था इसमें, कह लीजिए। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रीजन में एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी जो है कार्य किया। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और जैसे इसी में आप ये जानते होंगे कि ये आपका सत्यशोधक समाज जो था, है ना, 1873 में इसका फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। मुख्य रूप से जो इसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको एक सोशल और इकोनॉमिक कह लीजिए बराबरी मिले उस समय के लोगों में, तो ये एक प्रमुख फाइंडिंग थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो एक ये यूकेलिप्टस पेड़ होता है, आपने देखा हो शायद, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तना इनका वाइट होता है और पत्तियां जो है वो ग्रीन पत्ती को ही जलाएंगे तो आप वो जलने लगती है, ठीक है। तो ऐसे पौधे, ये वाले पेड़ जहाँ लगे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो पानी उस आसपास के एरिया का है ना, उसको ड्राई कर देते हैं। तो ये एक तरीके से एनवायरमेंटली काफ़ी नुकसानदायक है। नेक्स्ट है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एक इनमें से क्या है, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है हमारा ये। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। बेसिकली देखिए, पहले स्टार्टिंग में जो है करीब 1970s में एक इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था एग्रीकल्चरल जो कह लीजिए यूसेज में, ठीक। लेटर ऑन इसके कई सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थे, जिसमें सबसे बड़ा यही है कि डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे बायोडिग्रेडेबल है तो ठीक है, अब कोई चीज़ डिग्रेड ही नहीं होगी तो इन्वायरमेंटल को हमारे वो नुकसान पहुंचा रही है ना। तो इसको एक जैसे एक भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको सबसे पहले किसने बैन किया था, ठीक है, इसका यूसेज, तो US ने बैन किया था, ठीक है, 1972 में। और हालांकि अभी भी कई सारे देश इसको जो है ये मॉस्किटो कंट्रोल में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पर्पज से भी इसको यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इस पर्पज़ के लिए भारत सरकार की योजना है जो ग्राम पंचायत लेवल पे, है ना, इम्प्लीमेंटेड है। हरियाली नाम है इसका, ठीक। ऑप्शंस को अगर देखें, ठीक, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम यानी कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना भारत में, उसका वर्ष बताना है, तो 1986, ठीक। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, हर बार पूछे जाते हैं लगभग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये EPA हो गया, फिर जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, ये सब जो है इनके वर्ष प्लीज़ ध्यान से देखा करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन का जो क्षेत्रफल है ना, तो वो सबसे बड़ा है? तो इन दिए हुए विकल्पों में देखेंगे तो महानदी का हो जाएगा। ये लगभग 1,40,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो मुख्य रूप से अराउंड 5 स्टेट्स में फैला है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि अब यहाँ पे जो दिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे गंगा नदी का बेसिन काफ़ी बड़ा है तो लोग सोचेंगे कि यहाँ तो गंगा है ही नहीं, है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखा करिए कि इन 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा किसका है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और जैसे कई बार महानदी की ये ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, ठीक, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं हमारी यहाँ पे, जैसे ये एक शिवनाथ है, हसदेव, मांड, फिर जैसे ओंग, तेल, ये सब जो है महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेयर हमारा सही सुमेलित है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब इस तरह का देखा भी करिए कि सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है, ठीक। तो 4 हमारे पास कुछ सोशो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग समय पे भारत में एस्टैब्लिश किए गए, उनकी लिस्टिंग है और कहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ, है ना, मुख्य रूप से ये बात लिखी हुई है। तो जैसे राधा स्वामी सत्संग लाहौर लिखा हुआ है, ये गलत है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास, इसकी जो कह लीजिए फाउंडेशन ये अमृतसर के अराउंड हुई थी, ठीक, 1891 में, ठीक है, इस वजह से ये गलत है। भारत धर्म महामंडल की स्थापना ये हुई थी इसमें हरिद्वार में 1887। और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ये वाला ठीक है, ठीक है। इसकी फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में 1873 में, ठीक है, ये बात ठीक है। और जैसे देव समाज ये काफ़ी पॉपुलर है, अक्सर कई बार पूछा गया है, तो इसके फाउंडर का नाम भी ध्यान रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री, और इसकी फाउंडेशन हुई थी यहाँ पे लाहौर में, ठीक है, 1887 में, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस यानी कि जो नेचुरल गैसेस हैं उसका मुख्य घटक है? तो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन, ठीक, CH4। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो टाइडल एनर्जी से भी हम एनर्जी को जो है एक तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसका प्रोडक्शन अगर हम देखें किस कोस्ट पे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात का मैप आप कुछ इस तरीके से देखते हैं ना, तो ये वाला जो रीजन हमारा कौन सा है? गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि खंबात, तो ये है सबसे ज़्यादा, ठीक। ऑप्शन सी को चुनेंगे। दो स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक कारण, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। आगरा और दार्जिलिंग, आगरा उत्तर प्रदेश में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का जो हिल स्टेशन है, दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, ठीक है। जो हमारा इसका कह लीजिए इसमें मैप पे आप देखेंगे ना, जो लैटिट्यूड है वो लगभग सेम है, ठीक। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान लगभग 16 डिग्री और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो दोनों चूंकि अब जब एक लैटिट्यूड पे हैं तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? तो इसका कारण जो है वो यहाँ नीचे लिखा है। होता क्या है कि अब हिल स्टेशन है तो पहाड़ी पे स्थित है ना, और हमारा आगरा कहाँ है? प्लेन लैंड में। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारा तापमान जो है वो घटने लगता है, ठीक है। और जो एयर होती है वो थिन होती है, या कह लीजिए रेयरर मीडियम में एयर हमारी होती है। तो इस कारण से मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र, मोस्टली जो हमारे इंडिया में आप हिमालयन एरियाज देखते हैं, ये ठंडे होते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं और कथन का कारण जो है वो सही, मतलब एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम विकल्पों को देखें तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने अमेजन इंडिया, जो अमेजॉन की इंडिया यूनिट है, ठीक है, उनके साथ, और एक अन्य संस्थान है लर्निंग लिंक्स, ये फाउंडेशन जो है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से EMRS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एकलव्य रेजिडेंशियल जो मॉडल स्कूल्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम चल रहा है उसका सेकेंड फेज का शुभारंभ किया है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं भारत में, तो सेकंड फेज में इसमें कुल 54 ऐसे स्कूलों में ये सेकंड फेज चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को जो फ्यूचर्स में इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं और उनको उस तरह की जो कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो अभी से प्रदान किया जा रहा है, ठीक। तो ये स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे जो भारत सरकार का मंत्रालय है वो हमारा ये है ट्राइबल अफेयर्स वाला जो मिनिस्ट्री है, ठीक। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। सितंबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कंपोनेंट है उसमें स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण और शहरी दो कंपोनेंट हैं, इनके बारे में भी थोड़ा अलग से देख लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने? ग्रामीण जो कंपोनेंट है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री है ना, जो खुले में शौच जाते थे लोग, तो ODF प्लस ये कैटेगरी हासिल की है रूरल एरियाज में 100%, ठीक। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बुंदेलखंड रीजन से संबंधित ये हमीरपुर में इसका सेटअप किया जाना है। ऑप्शन डी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किसको 2023 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये पुरस्कार बेसिकली मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है ना। रामानुजन जी के बारे में पढ़िएगा थोड़ा आप लोग। तो ये बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे रुइजियांग झांग, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है, इनकी जो नंबर थियरी होती है ना मैथमेटिक्स में, उसमें इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कह लीजिए सराहते हुए। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। सितंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया? तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको भी इनॉग्रेट किया था, भारतीय भाषा उत्सव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या कोई बताएगा, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड उमलिंगला। इसको भी पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे मोटरेबल हाईएस्ट जो रोड है कौन सा है? उमलिंगला, लद्दाख में, ठीक। तो यहीं पर अभी जो है इंटरनेशनल फैशन रनवे 2023 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन इसमें सी को चुनेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि लगभग 14 देशों से पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत आयुष बोर्ड के गठन की घोषणा की है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ही अभी रिसेंटली कैबिनेट के डिसीजन में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि जो स्टेट में हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कार्यरत हैं, जो आयुष मेथड ऑफ हमारा ये कह लीजिए ट्रीटमेंट होता है ना, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी और कौन सी, सिद्ध, ठीक, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है आयुष। तो इन्हीं सभी इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट करते हुए और इनके फर्दर जो मैनेजमेंट के लिए इस आयुष बोर्ड का गठन किया जाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट को हम चुनेंगे। 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर होना है? तो ये गोवा। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स वाली हमारी जो मिनिस्ट्री है, और रिसेंटली 2020-21 के ईयर के लिए ये अवार्ड जो है प्रदान किए गए प्रेसिडेंट जी के द्वारा भी, इसको भी ध्यान रखेंगे। 4 अक्टूबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस शहर में आयोजित 46वें पाटा ट्रैवल मार्ट की मेज़बानी हुई? तो ये जो है बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है भारत सरकार का, ये आयोजित करते हैं। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन ए को चुनेंगे। और ये यहाँ पे पाटा का फुल फॉर्म जो है ये आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, तो ट्रैवल से संबंधित बेसिकली एक इवेंट है, इसको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। ठीक, तो देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जो थे फर्स्ट गुप्ता रूलर हुए जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? रूपक, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, तो बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस राजा की रजत मुद्राएं हैं, तो इन मुद्राओं पे इस विजय का अंकन हो सकता है, उससे हमें ये एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। और जो ये कॉइन्स इशू किए गए, इसका वेट जो है लगभग ग्रेन्स में मापा जाता था, तो 33 की रेंज जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका वेट जो है वो इतना होता था। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन इनमें से किसके माध्यम से किया जा सकता है? ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 स्टेट हैं भारत के, ए और बी। ठीक, इन दोनों के द्वारा अगर रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, म्यूचुअली रूप से, ठीक है, दोनों राज्य या 2 से अधिक राज्य है मान लीजिए, तो भी हो सकता है। ठीक है, सी भी हो जाए, तो इनके आपस में अग्री होने के बाद ये प्रपोजल पार्लियामेंट को दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट बाय लॉ एक कॉमन जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका फॉर्मेशन कर सकता है, जो तीनों स्टेट के एग्जाम्स या फिर जो अन्य चीज़ें हैं उसका जो है कंडक्ट करेगा। तो ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन बी। सबसे पहले ये व्यवस्था जो है 1919 का जो एक्ट था, वहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है सबसे पहले चीज़ आई थी। हालांकि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस तरह की चीज़ जो ये है, तो उन राज्यों की सहमति या निवेदन पे पार्लियामेंट के द्वारा इसको किया जा सकता है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि धार्मिक समन्वय के बारे में बताता है? तो जो मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह हैं, इन सब की सूची आपको पढ़नी ज़रूरी है। जैसे कलिंगा वॉर वाला काफ़ी फेमस है, 13th में जो दिया हुआ है। ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो रिलीजियस सिंथेसिस है उनके समय के बारे में, तो धम्म के बारे में जो है ना, उल्लेख है हमारे 12वें जो ये अभिलेख है इसमें। ठीक, रॉक एडिक्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट जो है उसका परीक्षण कौन करता है? तो जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उन सब का ऑडिट करते हैं सीएजी, फिर ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर इस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना, जो पार्लियामेंट की होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है। भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक, टोटली सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। LBS है ना, इसका फुल फॉर्म ही कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है, तो लीड बैंक स्कीम। ठीक है, लीड बैंकिंग स्कीम कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट किया गया था, बेसिकली क्या है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है ये। ठीक है, तो 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा, और बेसिकली जो मुख्य रूप से भारत के रूरल एरियाज़ हैं उसमें क्रेडिट जो है प्रोवाइड करना एडिक्वेट क्वांटिटी में कह लीजिए। और इसका एक मॉडल होता है सर्विस एरिया अप्रोच, इससे हो सके तो थोड़ा देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? तो बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो लीड हो जाता है हमारे बॉडी में निमोनिया के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालयन रेंज में चोओयू और लोत्से ये सब नेपाल के रीजन में ये दोनों स्थित हैं, ठीक है। और अन्नामलाई चूंकि ये साउथ इंडिया में है और सिरुमाली भी ये साउथ में है, तमिलनाडु में, ठीक। तो ये दो ऑड हो गए, तो सिर्फ एक और दो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो स्थापना वर्ष भी कई बार पूछ लेते हैं, और ये जो 1975 में इन ऑप्शंस में एस्टैब्लिश हुआ ये है कतरनिया घाट। कहाँ पे है ये? बहराइच में। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है, ठीक, इसकी अवधारणा किस मामले में जो है बताई गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था 1973 का, इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बताई गई, जिसमें कई सारे विषय शामिल किए गए जिनको कि अगर उसके अगेंस्ट में कुछ लॉ बनता है या कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 इवेंट हैं और उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले इसमें गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, जुलाई 1913, ठीक। तो पहला ये हो गया। सेकंड है चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था, है ना, तो खैर ये तो सबसे इसमें जो है बाद में आएगा। इसके बाद हो जाएगा बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना, ठीक है, ये हुआ था इसमें 1915 में, ठीक है। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और ये लाला हरदयाल ये सभी एसोसिएटेड थे, ठीक। सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब केस हुआ था, ठीक, ये इसके बाद आएगा अप्रैल 1929, ठीक। और सबसे लास्ट में चटगांव आर्मरी रेड, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? अप्रैल 1930, ठीक। तो 1, 3, 4 और 2 इवेंट्स को देखा करिए। यूपीपीसीएस का फेवरेट मोड ऑफ कह लीजिए फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन पूछने का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, माउंटेनियस पासेस, तो जैसे बुर्जिल ये लद्दाख हो गया तो ये भी गलत है। बारालाचा और शिपकीला ये जो है उत्तर प्रदेश में तो खैर पासेस है नहीं, हिमाचल प्रदेश है ये, ठीक। लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला और जलेपला ये सिक्किम में, ये ठीक है। दो कथन फिर से हैं, कथन और कारण, ठीक। तो देखिए लिम्नेटिक क्षेत्र इसमें पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं और कारण इसका है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे किसी एग्जांपल ले लीजिए इसका लेक का, है ना, तो लेक का जैसे मान लीजिए हम एरिया देखते हैं, मान लीजिए ये लैंड एरिया है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ से जैसे हमारा ये पानी स्टार्ट हो गया, ठीक, तो ये पानी का एरिया हो गया, तो ये हमारा होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दूरी तक हमारा लिटोरल जोन होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो ओपन वाटर का एरिया हमारा, ये इसी को कहते हैं लिम्नेटिक जोन, जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि सबसे अपर लेयर ऑफ वाटर जो है यहाँ पे सनलाइट चूंकि मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, तो ऐसे में अबंडेंस ऑफ लाइट की कंडीशन में जो हमारे ये फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप प्लवक हैं ये वृद्धि करते हैं। तो जैसे आपने कभी इसमें तालाब वगैरह के ऊपर देखा होगा ना, सतह पे कुछ स्पेसीज होती हैं ऐसे पत्तियों के जैसे पौधे, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसमें जब ये सनलाइट होती है तो ये ग्रो अच्छे से करते हैं, ठीक है। और ये वही है कि लिम्नेटिक एरिया जो है एकदम मिडिल ऑफ द लेक कह लीजिए, तो ये होता है लिम्नेटिक एरिया। तो वो सेकेंड यहाँ पे लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो ये बात भी ठीक है ना। तो कथन कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें चुनेंगे हम डी को। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो छठा नहीं 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है ना टेरिटरी इंडिया के पास है।
और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऑलमोस्ट एकदम बीच से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री से गुजरती है, ये बात भी ठीक है। और भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है ना। दूसरा और तीसरा सही है सिर्फ। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है ना, ये स्टेटमेंट। तो इस शोध के शोधार्थी कौन थे? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी से इससे रिलेटेड पहले पूछ चुका है, ठीक है। हेनरी जॉर्ज करके एक लैंड रिफॉर्मर और इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने उनका एक वर्क है प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी, इसको ध्यान रखेंगे, 1879 में पब्लिश हुआ। तो इसी में जो है यहाँ पे ये बात बताई गई, तो इसको ध्यान रखना है। ये अक्सर जो है आगे भी पूछ लेते हैं चूंकि। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा क्या होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? एक प्रकार का हमारा ये एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो कि कैसे उत्सर्जित होता है? वेहिकुलर एमिशन, ठीक है, या फिर बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक। तो इसमें हमेशा जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होगा? ओजोन, ऑप्शन बी। 2 कथन फिर से कथन और कारण के रूप में देखते हैं क्या है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक। तो ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें पंचायत वाला पार्ट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 9, ठीक, 1992। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के रूप में इसको आधार रूप मिला। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, तो पहले स्टेटमेंट में ये ठीक है। और दूसरा है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, तो वही बात यहाँ पे बताई गई। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक। तो बदुआ डैम गंगा रिवर से एसोसिएटेड है, बिहार के बांका में है ये, ठीक है, ये यूपी में नहीं है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करके उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके जो नेशनल पार्टीज हैं, है ना, उनकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम जो 4 ऑप्शन हैं इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्थापना हुई तेलुगु देशम पार्टी की, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस रीजन में एक्टिव है। एनटी रामाराव के द्वारा 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। सेकेंडली इसमें हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, है ना, कांशीराम जी के द्वारा जो स्थापित हुई ये 1984 में, ठीक। उसके बाद समाजवादी पार्टी 1992, और उसके बाद ये ममता बनर्जी वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये 1998 की है, ठीक है। तो हमारा जो है इसमें बनेगा 3124। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए इसमें खिलजी डायनेस्टी में जो है सबसे मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी को। तो कई सारे इसने किंगडम्स को एनेक्स किया था। उसी में अगर हम यहाँ पे इनका क्रोनोलॉजी लगाते हैं तो गुजरात का ईयर है 1299, सेकेंड उसके बाद आ जाएगा इसमें ये रणथंभौर 1301, ठीक। उसके बाद ये चित्तौड़ 1303 और वारंगल जो है इसमें हो जाएगा 1308, ठीक। तो कौन सा हमारा कोड बन जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? बायोडिग्रेडेबल इसमें से हो जाएगा वूल, है ना, नेचुरल पॉलीमर होता है ना, बाकी नहीं होंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें और जो भी संबंधित हमने फैक्ट्स पढ़े हैं उसको कंटिन्यू करके आप डिटेल में पढ़ते रहें, ठीक है। तो इसके आगे से अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।